हेलो, टॉपिक इज फंड्स फ्लो एनालिसिस। यानी फंड फ्लो का क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। फंड्स क्या हैं, फ्लोज क्या हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं और कैसे प्रिपेयर करते हैं, यानी उसका फॉर्मेट क्या है। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस फंड फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों हमें एक नए स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। देखो, कंपनी क्या करती है, कंपनी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या तैयार करती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं, तो कंपनी के टोटल 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और लास्ट है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, या फिर जिसको बोल सकते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी अकाउंटिंग ईयर के एंड में अपने इन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती है। ये स्टेटमेंट क्या शो करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करते हैं। ये बताते हैं कि कंपनी में कितना प्रॉफिट है या लॉस है, कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं और कैपिटल हैं। क्या इतना जान लेना कंपनी के लिए सफिशिएंट है कि कंपनी आज प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेस पर कंपनी जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने वाली है, कंपनी फ्यूचर के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेने वाली है, सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या एफिशिएंट तरीके से डिसीजन ले पाएगी। इसीलिए कंपनी इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को बेस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करती है, एनालिसिस करती है, विश्लेषण करती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हम 7 टूल्स का यूज करते हैं। मैंने ये 7 टूल्स आपको कम से कम 2 से 3 बार बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ आपको। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए कंपनी 7 टूल्स का यूज करती है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और लास्ट है BEP एनालिसिस। तो आज हम कौन से टूल को पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, उसका हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीनिंग देख रहे हैं, हम उसका डीपली मीनिंग नहीं देख रहे, सिर्फ बेसिक ऊपर से मीनिंग देख रहे हैं, ये बात है। तो देखो उसका मीनिंग क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द चेंज, इस वर्ड पर फोकस करना, द चेंज इन द एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल बिटवीन द डेट ऑफ 2 बैलेंस शीट, यानी 2 डेट की बैलेंस शीट। 2 डेट की बैलेंस शीट का मतलब है, मान लो 2 ईयर की बैलेंस शीट है, एक 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट है और एक 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। उन दोनों बैलेंस शीट की एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, सिर्फ इतना शो करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 2 टाइम पीरियड की बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, उस चेंज को कौन शो करता है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। अब जैसे मैंने आपको ये लाइन बोली, सेम टू सेम लाइन, इसी से रिलेटेड लगभग मिलती जुलती लाइन मैंने आपको किस में बताई थी, कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। कंपेरेटिव स्टेटमेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, कंपेरेटिव स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L और कंपनी की बैलेंस शीट के कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा साल के डेटा का क्या करती है, कंपैरिजन करती है। उसमें कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L के आइटम्स भी आते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट यानी एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल, इनके अंदर हम क्या करते हैं, इनके डेटा के, इनके आइटम का कंपैरिजन करते हैं। कितने साल का, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा साल के कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आइटम्स होते हैं, उन आइटम का हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि कंपनी एक का जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट कंपनी की 2 टाइम पीरियड, कंपनी की 2 बैलेंस शीट के बीच में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, उस चेंज को शो करता है। तो अब आप मेरे को इन दोनों में डिफरेंस बताओ।
कोई होगा तो मिनी सा डिफरेंस है। मैंने इसमें तो चेंज वर्ड यूज किया और इसमें मैंने कंपेयर वर्ड यूज किया था, लेकिन डिफरेंस ना के बराबर है। चेंज आया मतलब कंपेयर किया, कितना बढ़ा कितना घटा, हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके भी हम वही चीज़ देखते हैं। तो फिर हमने जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना लिया था तो फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों? जब हमने कंपेयर तो कर लिया था हमने कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट दोनों के जितने भी आइटम थे उनका कंपैरिजन तो कर लिया था हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई वो देखते हैं। अब पहले देखो, यहाँ पर मैंने लिखा कंपेरेटिव स्टेटमेंट और यहाँ पर लिखा फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या शो करता है वो देखते हैं, यानी दोनों में हल्का फुल्का डिफरेंस है, हालांकि दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं। कंपनी को कंपेरेटिव स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है और कंपनी को फंड फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहती है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। टू शो द चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लीस्ट 2 डिफरेंस पीरियड, यानी कंपनी के कम से कम 2 साल के जो डेटा हैं, उन 2 साल के डेटा का देखो, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट भी आ गई और कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आ गया। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कम से कम 2 साल के डेटा का क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, उसमें कितना चेंज हुआ वो चेंज चेक करते हैं। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं, इसमें एनालाइज किया जाता है। क्या एनालाइज किया जाता है? सोर्स एंड यूज ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स कि पैसे के सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, और यूज ऑफ फंड, और इस पैसा का यूज कहाँ करेंगे, कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को यूज कहाँ करेंगे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, किस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से आएगा और उस पैसे का हम यूज कहाँ करेंगे। वही 2 बैलेंस शीट, इसमें भी 2 टाइम पीरियड की बैलेंस शीट ली जाएगी, जैसे एक 31 मार्च 2023 और एक 31 मार्च 2024 की 2 बैलेंस शीट की। और इसमें चेक करते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा और पैसे को कहाँ यूज करेंगे। इसमें क्या चेक करेंगे, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी भी आइटम है उसमें कितना चेंज हुआ, इस चीज़ को देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, कंपेयर करेंगे की फिगर, इसमें किस चीज़ का कंपेयर करते हैं, सेल्स में कितना चेंज हुआ, प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल में कितना चेंज हुआ, उस चेंज को देखते हैं। इसमें किस चीज़ पर फोकस रहता है, इसमें मेन फोकस रहता है कि सोर्स ऑफ फंड, कि पैसा कहाँ से आएगा, और यूज ऑफ फंड, उस पैसे को यूज कहाँ करेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा था कि जब कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया जाता है तो डाटा शो इन एब्सोल्यूट अमाउंट एंड डाटा शो इन परसेंटेज, कि डाटा को परसेंटेज और एब्सोल्यूट अमाउंट दोनों में शो करते हैं। जैसे कि मान लो कंपनी की 2 साल की बैलेंस शीट है 2023 की और 2024 की, इसमें 5 लाख रुपए की सेल है, इसमें 5 लाख रुपए की सेल है और इसमें 7 लाख रुपए की सेल है। 2023 में 5 लाख रुपए की सेल हुई थी और 2024 में 7 लाख रुपए की सेल है। अब ये किस में शो कर दिया, ये एब्सोल्यूट फिगर में शो कर दिया अमाउंट। अब इसमें परसेंटेज में भी शो करते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 लाख और 7 लाख कितना डिफरेंस हुआ, कितना चेंज हुआ है, 2 लाख का। 2 लाख डिवाइड बाई क्या करेंगे, बेस ईयर, 2023 को क्या मानेंगे, बेस ईयर, डिवाइड बाई 5 इंटू में 100, इससे करके क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में हम एब्सोल्यूट अमाउंट का डिफरेंस देखते हैं कितना चेंज हुआ है, और परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, और क्या करते हैं, परसेंटेज में भी उसको कन्वर्ट करके देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, फाइनेंशियल डेटा के इनफ्लो और आउटफ्लो को चेक करते हैं, यानी कंपनी के अंदर कितना तो फंड का इनफ्लो हुआ है और कितना फंड का आउटफ्लो हुआ है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कंपनी का जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है वो ये चेक करता है कि कितना चेंज हुआ, सिर्फ ये चेंज को शो करेगा कि कंपनी की फर्स्ट ईयर 5 लाख रुपए की सेल थी, नेक्स्ट ईयर 7 लाख रुपए की चेंज थी, कितना सेल में कितना चेंज हुआ था, सेल में कितना चेंज हुआ था, सेल में 2 लाख रुपए का चेंज हुआ था। तो ये क्या शो करता है, ये सिर्फ चेंज को शो करेगा कि कितना चेंज हुआ, लेकिन चेंज कैसे हुआ और चेंज कहाँ हुआ,
ये कौन शो करता है? ये कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है। क्या है सबसे जो मेन डिफरेंस वो क्या है? कंपनी का जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है वो कंपैरिजन करेगा कि 2 साल के डेटा में कितना चेंज हुआ है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपैरिजन, देखो ये तो देख लिया था कि कितना चेंज हुआ, अब वो चेंज कैसे हुआ और वो चेंज कहाँ हुआ, ये कौन देखेगा? ये कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट देखेगा। कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना फंड पे फोकस किया जाएगा। कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में बार बार इस फंड के ऊपर फोकस किया जाएगा, लेकिन कंपनी का जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है ना, उसमें सिर्फ एक फंड वर्ड पर फोकस नहीं किया जाता, बल्कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी डाटा हैं, सेल्स है, परचेज है, कंपनी के एक्सपेंस हैं, कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, हर एक आइटम का क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करके देखते हैं। और इसमें सबसे मेन फोकस किस पे रहेगा? कंपनी के फंड्स पे रहेगा। अब फंड्स का मतलब क्या है, फ्लो का मतलब क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि कंपनी का फंड फ्लो एनालिसिस क्या है। कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो 2 डेट की बैलेंस शीट के बीच में, मैंने सिर्फ बैलेंस शीट वर्ड यूज किया, मैंने 2 डेट के स्टेटमेंट ऑफ P&L भी नहीं बोला, मैंने 2 डेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं किया है। मैं क्या बोल रही हूँ? कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी की 2 डेट की बैलेंस शीट के बीच में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में जो चेंज हुआ है, उस चेंज में वो चेंज कैसे हुआ और कहाँ हुआ, इसको शो करने वाला स्टेटमेंट है। थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया आपको। अब हम देखते हैं कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब द सोर्स फ्रॉम द विच एडिशनल फंड वेयर ड्राइव एंड यूज दीज फंड। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ये शो करता है कि कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी के फंड के सोर्स क्या हैं और उस सोर्स को यूज कहाँ कर रहे हैं हम, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं। सोर्स फ्रॉम विच एडिशनल फंड डिराइव्ड, की पैसा कहाँ से आ रहा है, एंड यूज दीज फंड, और उस पैसे को कंपनी कहाँ यूज कर रही है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी के फंड को देखता है, कंपनी के फंड को डिस्क्राइब करता है, जिसमें क्या देखेगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसे का कहाँ यूज हो रहा है। अब देखो इसके अदर नेम क्या हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम किस नाम से और पुकार सकते हैं? जैसे हर बच्चे का घर पर नाम होता है टोनू, मोनू, सोनू, काली, पीली, धोली, ऐसे क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट के भी अपने कुछ नाम हैं। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, देखो रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट? कि पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड। क्या बताता है कि पैसा कहाँ से आया, मतलब सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ गया, मतलब कहाँ यूज किया, यानी यूज ऑफ फंड। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन का मतलब है यूज ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ यूज किया। नेक्स्ट है वेयर गोट, गोट प्राप्त करना, पैसा कहाँ से प्राप्त किया, एंड वेयर गोन, और पैसा कहाँ गया, मतलब पैसे को कहाँ यूज किया गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज को शो कर रहा है। कंपनी की कंपनी के जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसका मैंने आपको स्टार्टिंग में मीनिंग बताया था। उस मीनिंग में मैंने आपको बोला था कि इस चेंज वर्ड पर फोकस करना हो। तो क्या शो करता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज को शो करता है। इसका नाम भी रख दिया इसी बेस पर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट है फंड स्टेटमेंट, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं और फंड स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम किस किस नाम से पुकार सकते हैं?
स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, और लास्ट है फंड स्टेटमेंट, या फिर बोल सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के कितने नाम हुए? टोटल 5 नेम हुए उसके। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, वेयर गोट एंड वेयर गोन स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम इस फंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता क्या चलता है? हमने क्या देखा था, क्या पता चलता है कि फंड कितना आया है, कहाँ से आया है और कहाँ यूज हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये सबसे मेन पॉइंट है। ये बताता है कि पैसा कहाँ से आया है और पैसा कहाँ यूज हुआ है। सबसे मेन पॉइंट है इसका। सबसे पहले देखते हैं कि फंड कहाँ से आते हैं और फंड कहाँ यूज होते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो फंड के इनफ्लो को और आउटफ्लो को शो करता है, जो फंड के सोर्स को और यूज को शो करता है। सोर्स का मतलब है कि किस सोर्स से पैसा आ रहा है, यूज का मतलब या एप्लीकेशन का मतलब है कि पैसा जा कहाँ रहा है, पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं। तो फंड कहाँ से आ रहा है और फंड कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट शो करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। दूसरा, बिजनेस के ऑपरेशन से कितना फंड जनरेट हुआ। अब ये कंसेप्ट तो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। तो कंपनी का जब फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं ना, तो कंपनी का फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाते हैं? उसके बाद कंपनी का फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा नोट्स बनता है, उस नोट्स को मैं बाद में बताऊंगी। पहले इतना ध्यान रखना कि इसी फंड फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, कंपनी का बिजनेस के ऑपरेशन से कितना फंड राइज हुआ है। बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, ध्यान रखना, बिजनेस की सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यानी बिजनेस के ऑपरेशन से कितना फंड राइज हुआ, ये किससे पता चलेगा? कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट से। आपको दे देगा कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से कितना फंड राइज हुआ। कौन सा स्टेटमेंट बताता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपेरेटिव स्टेटमेंट। आपका आंसर क्या होगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है फंड कहाँ गया और प्रॉफिट कहाँ गया, मतलब प्रॉफिट का यूज कहाँ किया गया है। कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट का यूज कहाँ हुआ है, उसको भी देखते हैं। फिर ये देखता है कि डिविडेंड ज़्यादा क्यों नहीं दिया, मतलब डिविडेंड का जिस रेट से अभी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, इससे ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर क्यों नहीं किया, इससे ज़्यादा का डिविडेंड डिक्लेयर क्यों नहीं किया, उसका रीज़न भी कहाँ मिलेगा? इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगा। फिर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट हैं? टोटल 5 स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन से 2 स्टेटमेंट ले रहे हैं? कंपनी की बैलेंस शीट और कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L का एनालिसिस करते हैं। फंड का क्या करते हैं? फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, यानी कंपनी के अंदर जो टोटल फंड बाहर से आ रहा है या कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से जो फंड जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रॉपर यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट, देखो वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल है या नहीं। फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कि हमारे पास जो फंड है, हमारे पास जो पैसा है, उससे वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बेटर वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर क्या है? फ्यूचर के लिए जो हम बजट बनाने वाले हैं, बजट हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनता है, तो जो बजट बनाने में हेल्पफुल है या नहीं, ये सब क्या, ये सब फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। यानी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को क्यों बनाते हैं? सबसे मेन रीज़न है ये देखने के लिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं। क्या उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्या फ्यूचर के लिए जो बजट बनाने वाले हैं, फ्यूचर की जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, क्या उसको बेस, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट को हल्का फुल्का बेस मान सकते हैं? यानी इस फंड फ्लो के बेस पर हम फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये सब फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। इसी वजह से हम क्या तैयार करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। क्या हमने कंपैरिजन तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कर लिया था,
कि कंपनी में कितनी एसेट्स पहले थी, आज कितनी हैं, कंपनी में कितनी कैपिटल, कितनी लायबिलिटी पहले थी, कितनी आज हैं। लेकिन ये देखना कि फंड कहाँ से आ रहा है और फंड का यूज कहाँ कर रहे हैं, ये किससे पता चलेगा? ये इस फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। अब हम क्या देखेंगे? अब हम फंड फ्लो को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अब तक मैंने सिर्फ आपको सिर्फ बेसिक बताया है, सिर्फ फंड फ्लो की डेफिनेशन बताई है। अब होता है अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू। अब हम देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, यानी फंड्स क्या हैं, फ्लो का मतलब क्या है और स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं फंड का मतलब क्या है। अगर अपन नॉर्मल बात करते हैं तो फंड का मतलब क्या है? हम बोलेंगे कैश। फंड का मतलब क्या है? पैसा। फंड का मतलब क्या है? जो आपके हाथ में पैसा है वो। लेकिन हम फंड को दो मीनिंग में बताते हैं। अगर फंड का हम इन शॉर्ट मीनिंग देखते हैं तो फंड का मतलब क्या है? फंड का मतलब पैसा है, कैश में जो आपके पास पैसा है। लेकिन अगर वाइडर मीनिंग देखते हैं किसका? फंड्स का। फंड्स के वाइडर मीनिंग का मतलब है वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब जैसे फंड का शॉर्ट मीनिंग अलग है और वाइडर मीनिंग अलग है। शॉर्ट फंड का मतलब क्या है? पैसा, कैश। लेकिन वाइडर टर्म में फंड का मीनिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल के भी दो कंसेप्ट हैं, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब ओनली और ओनली करंट एसेट्स हैं, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मैंने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लिखा है। अब कौन से वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करेंगे हम? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को या फिर नेट वर्किंग कैपिटल को? तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा नेट वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करेंगे। यानी जब भी फंड वर्ड को यूज किया जाएगा, उस फंड्स का मतलब क्या होगा? उस फंड्स का मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ध्यान रखना, फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड्स का मतलब क्या है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में कौन सी वर्किंग कैपिटल? ओनली और ओनली नेट वर्किंग कैपिटल, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करने के बाद जो बचती है वो वर्किंग कैपिटल। अब देखो दूसरा वर्ड हमारे पास है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब आना जाना, आना एंड जाना। फ्लो का मतलब क्या है? एक्सचेंज। अब देखो फ्लो का मतलब क्या लिखा हुआ है? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्ड क्या था? फंड फ्लो। इस फंड का फ्लो, इस फंड का मतलब क्या है? इस फंड का मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल। इस फंड का मतलब है नेट वर्किंग कैपिटल। और इस नेट वर्किंग कैपिटल का क्या चेक कर रहे हैं? फ्लो चेक कर रहे हैं। इस नेट वर्किंग कैपिटल का फ्लो चेक कर रहे हैं। तो हमने फ्लो का मतलब क्या लिखा? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करेगा कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो का मतलब क्या है कि इस फंड में कितना फ्लो हुआ है। फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में चेंज दो तरीके से हो सकता है, फ्लो दो तरीके का हो सकता है। या तो फ्लो इनफ्लो हो सकता है और या फिर आउटफ्लो हो सकता है। इनफ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो पैसा आना, आउटफ्लो पैसा जाना। इनफ्लो का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ फंड, मतलब पैसा किस सोर्स से आ रहा है बिजनेस में। और आउटफ्लो का मतलब है एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ फंड। उस फंड को, उस पैसे को जो यहाँ पर आया था उसको यूज कहाँ किया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है और उस पैसे का कहाँ यूज कर रहे हैं, इसको ही देखते हैं हम। तो फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। इनफ्लो को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फंड। और आउटफ्लो को एप्लीकेशन या फिर यूज ऑफ फंड, यानी पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ पर यूज करेंगे। अब तीसरा वर्ड हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, इसका मतलब फंड फ्लो एक अकाउंट नहीं है, फंड फ्लो क्या है? एक स्टेटमेंट है। फंड फ्लो इज नॉट ए अकाउंट बट इज ए स्टेटमेंट। ये क्या शो करता है? ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के जो भी डेटा हैं
उन डेटा में जितना भी चेंज है उस चेंज को शो करने वाले स्टेटमेंट को फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ये क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट एक अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट फॉर्मेट है, और ये करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के जो डेटा हैं उन डेटा में जितना चेंज हुआ है उस चेंज को शो करने वाले फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कंपनी के अंदर बताता है कि कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश को आउटफ्लो हुआ है। इस फ्लो को शो करने वाले स्टेटमेंट को ही फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो समझ आया? जहां पर भी फंड वर्ड का यूज होगा, फंड वर्ड का मतलब क्या होगा? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। अब हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। अब देखो उसी में आगे थोड़ा सा डिटेल में है, फ्लो ऑफ फंड या फिर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। देखो मैंने दोनों का मीनिंग एक बताया था आपको। जहां पर मैं फंड वर्ड को यूज करूंगी इसका मतलब क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल, यानी फ्लो ऑफ फंड। फंड में कितना फ्लो हुआ है, फंड का इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है, इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है, यानी दोनों का मतलब एक ही है, फ्लो ऑफ फंड। और फंड का मतलब क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखो फ्लो कितने तरीके का हो सकता है? दो। एक तो इनफ्लो ऑफ फंड, एक होता है आउटफ्लो ऑफ फंड। इनफ्लो का मतलब पैसा आया है बिजनेस में, और आउटफ्लो का मतलब बिजनेस से पैसा गया है। जाने का मतलब है पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। अब देखो इनफ्लो ऑफ फंड, इनफ्लो ऑफ फंड का मतलब मैंने क्या बताया था कि सोर्स ऑफ फंड, कि पैसा किस सोर्स से आया है, पैसा कहाँ से आया है। दूसरा बोला गया था आउटफ्लो ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ गया है, मतलब पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है, यानी यूज ऑफ फंड, यानी उस पैसे का कहाँ यूज किया है। इसको हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो दो हो सकते हैं। इनफ्लो को बोलते हैं कि सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आया। यूज ऑफ फंड, पैसा कहाँ यूज किया गया। और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या शो करता है कि कंपनी के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है और उस पैसे को कहाँ यूज कर रहे हैं। तो कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनसे क्या होता है, फंड का इनफ्लो होता है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनसे फंड का आउटफ्लो होता है। कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर ऐसी होती हैं जिनसे ना तो इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है, बल्कि उन ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये नॉन क्वांटिटी नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन नॉन क्वांटिटेटिव नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। नो फ्लो ऑफ फंड, यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिनसे कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं हुआ। अब वो ट्रांजैक्शन कौन सी है वो भी देखेंगे। इतना ध्यान रखना, फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या है? कैश का फंड का इनफ्लो, कैश का नहीं। कैश एक शॉर्ट वर्ड है, कैश एक शॉर्ट टर्म है और फंड एक वाइडर टर्म है। फंड का इनफ्लो और फंड का आउटफ्लो। फंड के इनफ्लो को क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फंड। और फंड के आउटफ्लो को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड या फिर यूज ऑफ फंड। तो जब मैंने बोल दिया इनफ्लो ऑफ फंड, मैंने बोल दिया आउटफ्लो ऑफ फंड, फिर मेरे पास एक नया कंसेप्ट और आ गया, नो फ्लो ऑफ फंड। मैंने यहाँ पर इसको क्यों नहीं 3 पार्ट में कैटेगराइज किया? क्योंकि यहाँ पर फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ भी नहीं हो रहा, यानी नो फ्लो ऑफ फंड। फंड का कोई फ्लो नहीं है, फंड का कोई फ्लो नहीं है, किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं है। अब देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनसे फंड का कोई फ्लो नहीं होता, और कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फंड के इनफ्लो को शो करेंगी, कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फंड के आउटफ्लो को शो करेंगी। बिजनेस की ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक तो करंट कैटेगरी और एक होती है नॉन करंट कैटेगरी। एक बार थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना। बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया। करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन
नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन। अब आप करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वर्ड क्या यूज हुआ? करंट। तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन में कौन सी ट्रांजेक्शन? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपको मैं इनका मीनिंग बताऊं तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन है जो विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, और नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन है जो आफ्टर 12 मंथ कैश में कन्वर्ट होंगी। अब समझ आया अच्छे से? करंट एसेट्स विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ इन लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। नॉन करंट एसेट्स, ये एसेट्स विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं होंगी। नॉन करंट लायबिलिटी, इन लायबिलिटी की पेमेंट आफ्टर 12 मंथ करेंगे, यानी विद इन 12 मंथ इन लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करेंगे। अब देखो इसके बताने के पीछे का मतलब क्या है। सारी जो भी जड़ है ना, सारी प्रसाद की यही जड़ है। वो ये जो अभी आपको बता रही थी ना, इसकी जड़ यही है। अगर आप ट्रांजेक्शन को देखने से पहचान जाओगे कि ट्रांजेक्शन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है या फिर ट्रांजेक्शन नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आनी। बस इतना आइडेंटिफाई करना है आपको कि जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन करंट कैटेगरी की है या फिर नॉन करंट कैटेगरी की। आपको ये जानने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से सुनना। यहां तक समझ आया? इनफ्लो, आउटफ्लो। इनफ्लो को बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, आउटफ्लो को बोलते हैं यूज ऑफ फंड। एक फ्लो ऐसा भी होता है जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं नो फ्लो ऑफ फंड। ऐसा फंड का फ्लो है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, फ्लो ही नहीं है फंड का। देखो नो फ्लो, कोई भी फ्लो नहीं है फंड का, तो इफेक्ट कहाँ से होगा? फिर हमने बिजनेस की ट्रांजेक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया, करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन और दूसरा नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन। अब देखो बिजनेस की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, तो जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, जब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ना, हर ट्रांजेक्शन कम से कम 2 अकाउंट पर इफेक्ट डालती है। आपको भी पता है हर बिजनेस की ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को इफेक्ट करती है। एक अकाउंट जितनी अमाउंट से डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट भी होता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो मैंने यहाँ पर 4 पार्ट में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऑन करंट कैटेगरी प्लस नॉन करंट कैटेगरी, यानी एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन थी। बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्या थी कि डेटर से अमाउंट रिसीव हुआ, बिजनेस की ट्रांजेक्शन थी। ये छोड़ो, आप दूसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं। हम लेते हैं, मान लो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की, यानी कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया। कैपिटल कौन सी नेचर की ट्रांजेक्शन है? करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है या फिर नॉन करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है? कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में क्या आई? कैपिटल आई, और कैपिटल एक नॉन करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है। और दूसरा मैंने क्या बोला था? पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया, बैंक बैलेंस कम हो गया, हमारे पास से कैश कम हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? कौन से नेचर की ट्रांजेक्शन है? कैश और बैंक करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है। फिर से बताती हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल के साथ देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल अपना कि 50 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करके हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। आप एंट्री क्या बनाओगे? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया। बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है या फिर नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है? आप बोलोगे कि शेयर कैपिटल नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है। फिर मैं बोलूँगी कि कैश और बैंक कौन सी कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है? आप बोलोगे कि ये करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है। कैश और बैंक कहाँ शो करते हैं? करंट एसेट्स में। शेयर कैपिटल कहाँ शो करते हैं? कंपनी की लायबिलिटी के अंदर। कहाँ पर? सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को शो करते हैं, बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं। तो ये क्या है? ये करंट नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजेक्शन है। सेकंड क्या बोला गया था? अभी उसको इतना ही समझना है बस। ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऑन नॉन करंट कैटेगरी एंड करंट कैटेगरी। अब देखो मैंने इनको उल्टा करके लिखा है। मैं एक में भी बता सकती थी आपको, लेकिन मैंने
एक बार फिर से डिस्क्राइब किया इसको। तो एक बिजनेस की एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका एक एस्पेक्ट तो नॉन करंट कैटेगरी का है और दूसरा एस्पेक्ट करंट कैटेगरी का है। इसका एग्जांपल देखो, डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट की गई, डिबेंचर्स होल्डर का रिडम्पशन करना था, डिबेंचर्स का क्या करना था, रिडम्पशन करना था और डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करनी थी, उनको पेमेंट करनी थी 5 लाख रुपए की। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये बताओ मेरे को, आप जो डिबेंचर्स हैं वो डिबेंचर्स किस नेचर की ट्रांजैक्शन है, डिबेंचर्स नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है। क्या डिबेंचर्स को विद इन 12 मंथ पेमेंट कर देंगे, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है, ये नॉन करंट नेचर की ट्रांजैक्शन है। टू बैंक, पैसा गया हमारे पास से, बिजनेस के पास से पैसा गया, तो पैसा कैश बैंक कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन है, करंट नेचर की ट्रांजैक्शन है। कौन सी, करंट नेचर की ट्रांजैक्शन है। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन को पानी में दूध में घोल के पी जाना। क्या मतलब है इसका, कि बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक तो करंट कैटेगरी का है और एक दूसरा नॉन करंट कैटेगरी का है, बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका इफेक्ट या तो करंट कैटेगरी का है या फिर नॉन करंट कैटेगरी का है, दोनों करंट नहीं होने चाहिए, दोनों नॉन करंट नहीं होने चाहिए। बिजनेस की ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट करंट कैटेगरी का, दूसरा इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी की नेचर ट्रांजैक्शन पर। बिजनेस की ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी पर और दूसरा करंट कैटेगरी पर। यानी इसको हम एक भी बोल सकते हैं कि बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन है, अगर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक साइड तो करंट कैटेगरी का है और दूसरी साइड नॉन करंट कैटेगरी का है, तो ही फंड फ्लो होगा, तो ही बिजनेस में क्या होगा, फंड का फ्लो होगा। मैंने क्या बोला है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का अगर इफेक्ट चेक कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो इफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक इफेक्ट करंट कैटेगरी का है और दूसरा इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी का है। एक इफेक्ट तो करंट कैटेगरी का है, दूसरा इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी का है। दूसरी बार आओ, एक इफेक्ट तो करंट कैटेगरी का है और दूसरा इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी का है, तो उस ट्रांजैक्शन से क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड होगा। उस ट्रांजैक्शन से क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड होगा। बस इतना ही चैप्टर है अपना, इतना ही चैप्टर है। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन दोनों ही नॉन करंट कैटेगरी की हो, बिजनेस की ट्रांजैक्शन का अगर इफेक्ट दोनों ही नॉन करंट कैटेगरी का या फिर दोनों ही करंट कैटेगरी का हो, तो उसमें होता है नो फ्लो ऑफ फंड। यहां पर क्या लिखा, बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट ऑन करंट कैटेगरी, ऑन करंट कैटेगरी, यानी बिजनेस की एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे और दोनों ही इफेक्ट करंट कैटेगरी के हो गए। बिजनेस की ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे और दोनों ही इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी पर हो गए, नॉन करंट कैटेगरी पर हो गए, तो वो ट्रांजैक्शन कौन सी हैं, उन ट्रांजैक्शन से कभी भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा उनकी वजह से। क्यों, क्योंकि वो दोनों या तो दोनों नॉन करंट कैटेगरी की हैं या फिर दोनों ही करंट कैटेगरी के हैं। लेकिन हमारा रूल क्या बोलता है कि फ्लो ऑफ फंड हम तब मानेंगे, फ्लो ऑफ फंड हम तब मानेंगे जब बिजनेस की ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक साइड तो करंट कैटेगरी का हो और दूसरी साइड नॉन करंट कैटेगरी का हो। तो मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको, एक तो करंट कैटेगरी का है, एक नॉन करंट कैटेगरी का, एक करंट कैटेगरी का है, एक नॉन करंट कैटेगरी का एग्जांपल दिया है। और इन दोनों ट्रांजैक्शन से क्या हुआ है, फ्लो ऑफ फंड हुआ है बिजनेस के अंदर, यानी या तो पैसा आया है बिजनेस में और या फिर पैसा गया है। इस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ है, इस ट्रांजैक्शन से इनफ्लो हुआ है पैसे का, पैसे का इनफ्लो होना यानी सोर्स ऑफ फंड है पैसे का। इस ट्रांजैक्शन से पैसा गया है बिजनेस से, यानी पैसे का आउटफ्लो हुआ है, और आउटफ्लो को क्या बोलते हैं, यूज ऑफ फंड या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब आपको बोल रहे होंगे कि ऐसे तो क्या ही समझ आएगा, जब मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगी ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, इस साइड लिखते हैं सोर्स ऑफ फंड और इस साइड लिखते हैं यूज ऑफ फंड। जहां से बिजनेस में पैसा आता जाएगा सोर्स ऑफ फंड में लिखते जाएंगे, जहां से पैसा बाहर जाता जाएगा, बिजनेस से बाहर जाता जाएगा, उसको यूज ऑफ फंड में लिखते जाएंगे। पहली ट्रांजैक्शन थी, क्या बोला गया था कि पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा आया, सोर्स ऑफ फंड में शो करूंगी।
बिजनेस से पैसा गया क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट की है, पैसा गया तो यूज ऑफ फंड में शो करूंगी। देखो मैंने यूज कर लिया फंड को, किसकी पेमेंट करने के लिए, डिबेंचर्स की पेमेंट करने के लिए। सोर्स ऑफ फंड है, पैसा आने का सोर्स है, कहाँ से आया है पैसा, पैसा एक पर्सन लेके आया है, किसके लिए, कैपिटल की फॉर्म में लेके आया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पर बोला गया था कि वो ट्रांजैक्शन जिनका इफेक्ट दोनों साइड, या तो नॉन करंट नेचर का इफेक्ट है और या फिर करंट नेचर का इफेक्ट है, उसको क्या बोलते हैं, नो फ्लो ऑफ फंड बोलते हैं। उसका भी एक एग्जांपल है। देखो कैश रिसीव किया डेटर से, अब कैश है नॉन करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है या फिर करंट कैटेगरी की, तो कैश एक करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है। अब डेटर्स क्या हैं, करंट या नॉन करंट, वो भी करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है, तो दोनों ही करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन हो गई। इसका मतलब देखो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, अमाउंट कितनी रिसीव हुई 50,000। लेकिन क्या इसको फ्लो ऑफ फंड बोलोगे आप, क्या इसको आप फ्लो ऑफ फंड बोलोगे, ये फ्लो ऑफ फंड नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों ही करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है, दोनों ही एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट, एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट करंट कैटेगरी के हैं, कैश भी करंट कैटेगरी का और डेटर्स भी करंट कैटेगरी के। लेकिन फ्लो ऑफ फंड तब होगा सिर्फ इन दोनों ट्रांजैक्शन में ही फ्लो ऑफ फंड है, एक तो करंट कैटेगरी का है, दूसरा नॉन करंट कैटेगरी का है, एक तो करंट कैटेगरी का है और दूसरा नॉन करंट कैटेगरी का है। यानी बिजनेस की कोई भी ट्रांजैक्शन अगर उस ट्रांजैक्शन के एक साइड इफेक्ट करंट कैटेगरी का और दूसरी साइड इफेक्ट नॉन करंट कैटेगरी का है, तो उससे क्या होगा, उससे फंड का फ्लो होगा। वो फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है और फंड आउटफ्लो भी हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही था, ये वाला पॉइंट कि फंड का इनफ्लो कब होगा और फंड का आउटफ्लो कब होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि फंड का फ्लो है या नहीं, वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, वो बाद में चेक करेंगे। पहले ये देखो कि फंड का फ्लो है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट एक साइड करंट कैटेगरी का और दूसरी साइड नॉन करंट कैटेगरी का होना चाहिए, यानी दोनों ना तो करंट कैटेगरी के होने चाहिए और ना ही नॉन करंट कैटेगरी के होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि दोनों नॉन करंट हैं या फिर दोनों ही करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ पर नो फ्लो ऑफ फंड होगा और उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। क्यों, जब फंड का फ्लो ही नहीं हुआ, जब फंड का ना तो आया फंड ना ही गया, तो उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या ही रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसको देखते हैं आगे। अब देखो हम तैयार करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के टाइम पर कौन कौन से स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, पहला है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट इंक्लूड हैं, वैसे ही कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस टाइम पर 2 स्टेटमेंट तैयार करने की रिक्वायरमेंट है। पहले तैयार करेंगे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, या फिर जिसको बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। आपने एक और देखा होगा जिसको हम बोलते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट, इसको हम इसके साथ इंक्लूड नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 स्टेटमेंट तैयार करेंगे, नहीं, ये 2 ही स्टेटमेंट हैं जिनको फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम बनाना ज़रूरी है, यानी इन दोनों को बनाना कंपलसरी है। ये क्या है, ये एक नोट्स में शो किया जाता है। एडजस्टेड P&L अकाउंट अलग से हम नहीं बोल सकते कि ये इसका थर्ड पार्ट है, नहीं, बल्कि इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसको नोट्स में शो करेंगे। तो ये बाद की बात है, इसको हम बाद में देखेंगे नीचे के पोर्शन को, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो कंपनी का फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो इन दोनों स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। तो ये स्टेटमेंट किसके बेस पर बनाए जाएंगे,
यानी इन स्टेटमेंट में आने वाले जो आइटम्स हैं, जो डाटा है, जो ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ शो की गई होंगी, हम किसके बेस पर बनाएंगे। जैसे कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं या फिर कंपनी की जो बैलेंस शीट बनाते हैं, वो किसके बेस पर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बेस पर। तो ऐसे हम किसको बेस मानकर इसको तैयार करेंगे, कंपनी की बैलेंस शीट के बेस पर, ओनली और ओनली बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर जितने भी आइटम शो की हैं, उन आइटम के बेस पर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। अब कंपनी की बैलेंस शीट में तो करंट कैटेगरी की ट्रांजैक्शन भी हैं और नॉन करंट कैटेगरी की भी हैं और कैपिटल भी है। तो किस में शो करेंगे, ध्यान देना। स्टेटमेंट या फिर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसमें क्या आएंगी, बैलेंस शीट की ओनली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। बात क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में बैलेंस शीट की सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को शो करेंगे। वो कैसे शो करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, मैं आपको स्टेटमेंट जब ये तैयार करेंगे ना तब बताऊंगी। पहले इतना ध्यान रखो कि कंपनी की बैलेंस शीट की सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बेस पर क्या तैयार करते हैं, वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को तैयार करते हैं। इतना ध्यान रख लेना भी, वर्किंग कैपिटल किससे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो बाकी की ट्रांजैक्शन क्या क्या करेंगे हम, हमें तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें तो सिर्फ चाहिए करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। पहला अकाउंट तैयार हो गया, सॉरी पहला स्टेटमेंट तैयार हो गया। दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड का फ्लो हो रहा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो कंपनी की जितनी भी नॉन करंट नेचर की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल भी आएगी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप बोलोगे बैलेंस शीट में तो रिजर्व भी होते हैं, बैलेंस शीट की तो एसेट साइड में कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी होते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी होते हैं, उनको कहाँ शो करेंगे, क्या वो भी यहाँ पर आएंगी फंड फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं, यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, कंपनी की कैपिटल आएगी, कंपनी की नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ 3 ही ट्रांजेक्शन, 3 ही डाटा आएंगे। यानी कंपनी की जितनी भी कैपिटल होगी, इक्विटी प्रेफरेंस जो भी है, कंपनी की जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं और कंपनी की जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटी हैं, वो सारी की सारी कहाँ पर शो करेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। अब कंपनी की बैलेंस शीट में से करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ऊपर वाले स्टेटमेंट में आ गई, कैपिटल नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लायबिलिटी फंड फ्लो स्टेटमेंट में आ गई। अब बच गया क्या, बच गए रिजर्व। और क्या बच गया, और बच गया अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हैं, कंपनी की गुडविल को राइट ऑफ किया गया है, तो जो बच गया ना उसको कहाँ शो करेंगे, जो बच गया उसको दिखाएंगे एडजस्टेड P&L अकाउंट। अब ये बात आती है कि एडजस्टेड, इतना समझ आया ना ऊपर वाला, कि जब कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करेंगे तो इन 2 स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। पहले हमेशा इस स्टेटमेंट को तैयार करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इस एडजस्टेड P&L अकाउंट यानी नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाने के बाद 3rd नंबर पर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ये इसके बीच में नहीं बनाना है नोट्स पहले फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट का परफॉर्मा बना के छोड़ देना, नीचे नोट्स में शो करना है आपको एडजस्टेड P&L अकाउंट। ठीक है, अब ये दोनों तो कंपनी की बैलेंस शीट के बेस पर तैयार हो गया। अब बात आती है कि एडजस्टेड P&L अकाउंट को किसके बेस पर तैयार करेंगे, इसमें लिखने वाले डेटा कहाँ से आएंगे, क्या जो बैलेंस शीट के बच गए वही 4 डेटा लिखेंगे इसमें? नहीं, बल्कि एडजस्टेड P&L अकाउंट कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ P&L, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L के बेस पर बनाते हैं। किसको? एडजस्टेड P&L अकाउंट को। क्या सारी ट्रांजैक्शन लेंगे? नहीं, कंपनी की सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग नेचर की ट्रांजैक्शन आएंगी। ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ P&L की क्या सारी ट्रांजैक्शन के बेस पर एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अकाउंट है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये अकाउंट फॉर्म में ही बनता है। ये दोनों स्टेटमेंट है अपने पास,
ये अकाउंट ही है। तो एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बेस पर बनेगा, लेकिन सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ही कंसीडर करेगा। यानी उन्हीं की कैलकुलेशन करके, जोड़ घटा गुना भाग करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट से कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, वो कैलकुलेट करेंगे। अब उस बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमने एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट को बनाया है। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमने एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट को बनाया। और ये किस डाटा के बेस पर बनता है, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग नेचर के, चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, उस डाटा के बेस पर एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट को बनाते हैं। अब देखो, मैंने एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट का परफॉर्मा आपको पहले बता दिया। ऐसा नहीं है कि पहले इसको बनाना है, पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को बनाना है, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट का सिर्फ परफॉर्मा बना के छोड़ देना, नीचे नोट्स में फिर हम बनाएंगे इसको। तो मैं यहाँ यही बता रही हूँ आपको, उसके बाद हम इसके स्टेटमेंट को देखेंगे कैसे बनाते हैं, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो, एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट, ये अकाउंट है, अकाउंट फॉर्म में बनेगा, इस साइड डेबिट साइड, इस साइड क्रेडिट साइड, वही टू वर्ड और बाई वर्ड का यूज करेंगे। तो अकाउंट, ये अकाउंट फॉर्म में ही बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसको उतारेंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट का क्लोजिंग बैलेंस है उसको लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बी डी। ये अपने को क्वेश्चन में मेंशन होगा। ये अपने को कहाँ मिलेगा, अपने को इस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी जो ट्रांजेक्शन जो एंट्री शो कर रखी हैं उसमें अपने को ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा और क्लोजिंग बैलेंस भी मिलेगा। अब ध्यान देने वाली बात है उस पर, देखो कंपनी की पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, ये पी एंड एल अकाउंट नहीं है, ये एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट है। कौन सा है, ये एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट है। इसके अंदर क्या आएंगे, बिजनेस की जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है, बिजनेस के जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम है उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन है उसको बिजनेस के इस एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। देखो, बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंस मिला, क्लोजिंग बैलेंस मिला, लिख दिया, सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस को यहाँ शो करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन को क्या करेंगे, यहाँ शो करेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को हम लेके कहाँ जाएंगे, देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, बिजनेस की जो डेली एक्टिविटी है उनकी वजह से जो फंड मिला है, यानी पैसा मिला है बिजनेस को, पैसा बिजनेस को मिला है, तो वो क्या है, वो कहाँ जाएगा, वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र भी कहाँ करेंगे, इस साइड डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि मैं डेबिट साइड नहीं बोल सकती क्योंकि वो एक स्टेटमेंट है, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने डेबिट वर्ड यूज किया है। जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या दिखाते हैं, सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आता है। यहाँ दिखाते हैं यूज ऑफ फंड, पैसा कहाँ जाएगा, मतलब पैसा कहाँ यूज किया गया है। तो डेबिट साइड में, इस साइड डेबिट साइड सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, बल्कि वर्ड यूज नहीं कर सकते हम इसके लिए डेबिट या क्रेडिट। इस साइड सोर्स ऑफ फंड में हम क्या लिखेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, कि पैसा कहाँ से आया है, पैसा कहाँ से आया है, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से आया है। एक बार फिर से बताती हूँ, पहले हम तैयार करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, दूसरा हम ये तैयार करते हैं, लेकिन इसके तैयार करने से पहले हमें नोट्स में क्या बनाना पड़ेगा, एक एडजस्टेड पी एंड एल अकाउंट। किस डाटा के बेस पर बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के बेस पर बनेगा। क्या सारी ट्रांजैक्शन को लेगा, नहीं, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस को लेगा और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम को लेगा। सबसे पहले जब इसको बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट के यहाँ इस अकाउंट में, इस स्टेटमेंट में जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको यहाँ शो करेंगे और क्रेडिट बैलेंस होगा उसको यहाँ शो करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं डेबिट में लिखेंगे, इनकम और गेन है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसको शो कहाँ करेंगे, इस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को
जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसके इस साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जितना भी है, मान लो 5 लाख है तो हम 5 लाख लिखेंगे। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इसको तैयार करने से पहले ये बनाना पड़ता है, क्योंकि ये बाद में सबसे लास्ट में तैयार करते हैं अपन। अब क्या बताया मैंने? अब इतना तक समझ आ गया आपको, यहाँ तक समझ आ गया। मान लो एक ऑप्शन है, अगर मान लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का अभी यहाँ बैलेंस शो हो रहा है, मान लो इसका नेगेटिव बैलेंस आ जाता है, फिर कहाँ शो करेंगे? अगर इसका, वैसे तो देखो चांस नहीं है, लेकिन फिर भी 0.1% मान ले कि अगर इसका नेगेटिव बैलेंस आता है तो उसको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के इस साइड एप्लीकेशन ऑफ फंड में शो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका नेगेटिव बैलेंस है। तो ये मैंने बताया आपको कि जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो किस किस स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। मैंने इसका स्टेट पूरा बता दिया, एडजस्टेड P&L अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब आपके दिमाग में पॉइंट उठ रहा होगा कि आपने बोल दिया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन, ये होती कौन सी हैं? मैं ये आपको बताऊंगी अभी डिटेल में, उनको ध्यान रखना है बस। आपको टोटल नॉन ऑपरेटिंग समझ लो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस कौन से हैं? जो बिजनेस की डेली एक्टिविटी में, जो बिजनेस की एक्टिविटी की वजह से नहीं है, वो एक्सपेंस जो बिजनेस ट्रेड कर रहा है, जो बिजनेस ट्रेड कर रहा है, उन ट्रेड एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जैसे एग्जांपल दूं तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑफ गुड्स, ये क्या है? ये बिजनेस की नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। अब बिजनेस की किसी प्लांट या मशीनरी को सेल किया गया, लॉस पर सेल किया गया, वो लॉस क्या है? वो लॉस बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऐसे ही क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? मान लो बिजनेस की किसी मशीनरी को सेल किया है किस पर? प्रॉफिट पर। किसी मशीनरी को सेल किया है प्रॉफिट पर, तो वो प्रॉफिट के जो अमाउंट है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या है? वो बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग गेन हुआ है बिजनेस को। क्या है? नॉन ऑपरेटिंग गेन। हालांकि मैं आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम की अभी दोनों लिस्ट दूंगी, उस लिस्ट से आप समझ जाओगे कि कौन से एक्सपेंस और कौन सी इनकम नॉन ऑपरेटिंग नेचर के हैं, क्योंकि एक्सपेंस को यहाँ पर शो करना है और इनकम को यहाँ शो करना है। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम को ही ले रही हूँ? क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सिर्फ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सिर्फ बिजनेस का ऑपरेशन चाहिए, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड जो फंड है ना, सिर्फ वही चाहिए। नॉन ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी से जितना भी फंड रेज हुआ है वो मैं कंसीडर नहीं करूँगी यहाँ पर। तो बस, हालांकि एडजस्टेड P&L अकाउंट को हम 2 और भी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये तरीका, ये अकाउंट फॉर्म इसलिए बताया है तो कि ताकि ये ध्यान रह जाएगा, या आपके माइंड में ऐसा का ऐसा प्रिंट हो जाएगा कि यहाँ पर हम एक्सपेंस को शो करेंगे, यहाँ हम इनकम को शो करेंगे, यहाँ हम बैलेंस उतारेंगे, ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ हम क्लोजिंग बैलेंस उतारेंगे। जो बचेगा ना वो क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंसिंग फिगर। और इसको कहाँ ले जाएंगे? इसको लेके जाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट के यहाँ पर शो करेंगे। कहाँ पर? सोर्स ऑफ फंड में। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कौन कौन सी इनकम आएंगी। उसके बाद हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और फिर नंबर आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का। अब हम देखते हैं कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस कौन से हैं, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन में कौन कौन से आइटम आते हैं। एक्सपेंस को कहाँ शो करेंगे? एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन को कहाँ शो करेंगे? एडजस्टेड P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब पहले हम देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस। डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स की अगर वैल्यू को राइट ऑफ हुआ है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये कौन सी हैं? ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू राइट ऑफ है। कैसे? मान लो 2023 की बैलेंस शीट और 24 की बैलेंस शीट शो की है। 2023 की बैलेंस शीट में 20,000 की क्या है? गुडविल है। 2024 में गुडविल की वैल्यू 15,000 शो है। कितनी वैल्यू राइट ऑफ हुई? यानी कितनी वैल्यू, एक तरीके से देखो, फिक्स एसेट्स पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन लगता है। अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू को उसके लाइफ टाइम में हम सेट कर रहे हैं, या बोल सकते हैं कि अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर हम इनटेंजिबल एसेट्स की, ये थी टेंजिबल एसेट्स,
देखो दोनों ही फिक्स एसेट्स हैं, दोनों ही फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आती हैं बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब कुछ। इनके ऊपर अगर बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, यानी उसकी वैल्यू को हम उसके लाइफ ईयर के अंदर सेट ऑफ कर रहे हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन। अगर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या है, कुछ सालों के अंदर उनकी वैल्यू को राइट ऑफ कर रहे हैं, तो यानी उनकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग गिर रही है, तो उसको क्या, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को राइट ऑफ, अगर 20,000 की गुडविल अब 15,000 की गुडविल होगी तो कितने से राइट ऑफ होगी? 5,000 से। ये 5,000 बिजनेस कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कहाँ शो करेंगे? एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। कहाँ? ये कौन से एक्सपेंस है? ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ये क्या बोला गया था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या है? इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को सेल किया गया लेकिन लॉस पर, ये क्या है? ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये ध्यान रखना आपको। देखो मैंने आपको बताया था कि कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व है, कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व हैं, उन रिजर्व को हम कहाँ शो करेंगे? एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। जर्नल रिजर्व का राइट ऑफ करना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ट्रांसफर टू रिडम्पशन फंड और कंटीजेंसी रिजर्व, ये रिजर्व कहाँ शो मिलते हैं? ये अपने को कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। उनको उठाकर कहाँ सेट ऑफ कर देंगे? दोनों साल के ईयर का डिफरेंस निकालेंगे और एडजस्टेड P&L अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। तो ये वो सारी आइटम हैं जो क्या है? जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर लॉस है। अब हम देखेंगे कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम और गेन में कौन कौन सी आइटम आएंगी। पहला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को प्रॉफिट पर सेल किया गया, कंपनी को क्या हुआ है? गेन हुआ है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, बिजनेस की एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया गया था, एसेट्स की रिवैल्यूएशन से क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये कंपनी की क्या है? ये कंपनी की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिविडेंड रिसीव किया गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। टैक्स का रिफंड हुआ, टैक्स को पेमेंट नहीं किया, अगर टैक्स की पेमेंट है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है, अगर उसी टैक्स का रिफंड हो गया तो वो क्या हो जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगी। तो ये सारी आइटम क्या है? ये सारी क्या है आइटम, ये डेटा, ये किसके हैं? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब हम एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट में क्या लिखते हैं? पहले इस साइड हम क्या उतारते हैं? ओपनिंग बैलेंस, नीचे लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। उसके डेबिट में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं, और बैलेंसिंग फिगर निकलता है। क्या निकलता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी बिजनेस की सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो फ्लो हुआ है सिर्फ वो निकलाएगा, और उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसको कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड। हालांकि उसको डेबिट साइड नहीं बोल सकते, लेकिन मैं एक बार आपको समझाने के लिए सिर्फ वर्ड यूज कर रही हूँ। डेबिट साइड कौन सा है? सोर्स ऑफ फंड के अंदर शो करेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा क्या है और कैसे क्या क्या शो करते हैं उसमें। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे बनाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट बना रहे हैं? वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है उसका स्टेटमेंट बना रहे हैं। सबसे पहले हम परफॉर्मा देखते हैं, बाद में देखते हैं क्या इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा क्या है? सबसे पहले आइटम्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। यहाँ पर हम इफेक्ट शो करेंगे वर्किंग कैपिटल का। किसका इफेक्ट शो करेंगे? वर्किंग कैपिटल का। अगर प्रीवियस ईयर में मान लो डाटा शो कर रखी हैं, कैश का अमाउंट था 20,000, करंट ईयर में कैश है 10,000, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? क्या हो गया? 10,000 से डिक्रीज हुआ। कहाँ लिखेंगे? 10,000।
ब्रैकेट में लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो नेक्स्ट आइटम हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक था पहले था 40,000, अब हो गया 80,000। स्टॉक की अमाउंट इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? प्रीवियस ईयर में 40,000, करंट ईयर में 80,000, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितने से? 40,000। तो इस तरीके से हम इंक्रीज और डिक्रीज वाले कॉलम में शो करते जाएंगे। उसमें हम जब तक एंड नहीं हो जाएगा, जब तक सारी करंट एसेट्स और जब तक सारी करंट लाइबिलिटी नहीं शो करेंगे, तब तक हम इस कॉलम का और इस कॉलम का एडिशन नहीं करेंगे। इनका एडिशन एट एंड होगा। अब देखो, सबसे पहले तो क्या देखना है, किसकी चेंज का स्टेटमेंट है ये? वर्किंग कैपिटल का। और वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ओनली करंट एसेट्स और ओनली करंट लाइबिलिटी को लेंगे। इसके अलावा हमें कहीं भी आंख खोल के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैंने ये वर्ड यूज क्यों किया? आंख खोल के देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो हमें क्या दिया मिलेगा? हमें बैलेंस शीट दी मिलेगी, साथ में हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L की भी ट्रांजेक्शन मिलेंगी, उसके भी आइटम शो किए गए होंगे। तो उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, लेकिन हमें एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, इन दोनों की ट्रांजेक्शन को हमें सिर्फ बैलेंस शीट से उठाना है। अगर इनके रिगार्डिंग कुछ नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है तो आपको देख के भी इग्नोर करना है। क्या करना है? हमारे लिए इररिलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन। जब हम किसको तैयार कर रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अगर हम इस परफॉर्मा को तैयार कर रहे हैं ना, उस टाइम पर हमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के ऊपर फोकस करना है। क्या हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिया है? क्या हमें अदर इन्फॉर्मेशन दी है? चाहे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी दी हो, हमें देखनी ही नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पर होना चाहिए। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आती है, कौन कौन सी आइटम आती हैं? कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड, जितने भी करंट नेचर की एसेट्स हैं, जितने भी करंट नेचर की एसेट्स हैं यहाँ शो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। मैंने ये डाटा जो उठाए हैं ना, ये डाटा मैं बाद में बताऊंगी। ये क्या है? क्वेश्चन के डाटा लिए हैं ताकि आपको समझा सकूं। ऐसे अच्छे से समझ नहीं आएगा कि वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज और डिक्रीज क्या है। सबसे पहले हम ये आइटम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसका टोटल करेंगे। भूल जाओ ये टोटल में क्या, कुछ नहीं लिखा मैंने। उसके बाद मैं करंट लाइबिलिटी लिखूंगी, जितनी भी करंट लाइबिलिटी हैं, जैसे लोन है, शॉर्ट टर्म लोन, क्रेडिटर्स हैं, बिल पेबल्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, यानी जितनी भी करंट नेचर की लाइबिलिटी है उन लाइबिलिटी को यहाँ शो करेंगे। मैंने 2 लाइबिलिटी लिख के उसके आगे स्टार लगाया है। अब स्टार लगाया है तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो है, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बाद में देखेंगे क्या गड़बड़ है। पहले देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड, इन दोनों को हम क्या कंसिडर करेंगे? करंट लाइबिलिटी। अब आप बोलोगे कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में हमें कुछ और बताया था कि कंपनी का प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आप एक बार इस पे फोकस करो कि कंपनी की करंट एसेट्स ओनली और ओनली करंट एसेट्स, ओनली और ओनली करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले हम इस कॉलम में करंट एसेट्स का टोटल करेंगे, फिर हम इस कॉलम में करंट लाइबिलिटी का टोटल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब देखो, करंट एसेट्स कितनी थी? 2,10,000 रुपये। उसमें से करंट लाइबिलिटी कितनी थी? 70,000 रुपये। कितनी अमाउंट बच गई? 1,40,000 रुपये नेट वर्किंग कैपिटल है हमारे पास, नेट वर्किंग कैपिटल है। करंट ईयर की 2,80,000 रुपये करंट एसेट्स हैं, उसमें से करंट लाइबिलिटी 1 लाख की लेस कर दी, अमाउंट कितना बच गया? 1,80,000 रुपये। अब देखो, इनके ऊपर जितनी भी अमाउंट इंक्रीज हुई है, मतलब जितनी ये ट्रांजेक्शन है, मैंने बीच का डाटा नहीं लिखा क्योंकि फिर ज़्यादा थोड़ी कंजेस्टेड सी जगह है, फिर ज़्यादा समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जितना भी इंक्रीज डिक्रीज, जितना भी इंक्रीज डिक्रीज होता गया उसको हमने एट द एंड ऐड कर लिया। इंक्रीमेंट लगी है 83,000 की और डिक्रीज कितने से हुई है? 43,000 की। उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों आएंगी। एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों का एंड में टोटल करना है, कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हुआ। अब देखो, 1,40,000 की क्या थी? प्रीवियस ईयर में नेट वर्किंग कैपिटल थी।
1,80,000 की करंट ईयर की नेट वर्किंग कैपिटल है। अब आप बताओ कि नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ी है या घटी है? पहले प्रीवियस ईयर में 1,40,000 थी, अब 1,80,000 रुपये होगी। क्या हुआ? करंट ईयर के अंदर 1,80,000 रुपये वर्किंग कैपिटल है, यानी कितने से बढ़ गई वर्किंग कैपिटल? 40,000 से। इधर लिखना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या फिर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखो वर्किंग कैपिटल बढ़ी है, पहले 1,40,000 से 1,80,000 होगी, यानी इंक्रीज हुई है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अगर ये उल्टा होता, अगर यहाँ पर 1,80 होता और यहाँ पर 1,40 होता, यानी पिछले साल तो 1,80,000 की वर्किंग कैपिटल थी, अब की बार 1,40 की, इसका मतलब डिक्रीज हो गया, तो मैं यहाँ पर लिखती डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। बट एट प्रेजेंट फोकस करो, यहाँ पर 1,40 से 1,80 होगी, यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई, तो मैंने लिखा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 40,000। ऐड करो इनका, 140 प्लस 40 कितना हो गया? 180, और यहाँ पर कितना था? 180। अब देखो 83,000 और ये है 43,000, कितने से? अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा? 40,000, और यहाँ पर भी 83,000। अब देखो सबसे मेन फोकस क्या है अपना? मेन फोकस यहाँ रहना है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है 40,000 का, वर्किंग कैपिटल में 40,000 का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखना। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगी? ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट कहाँ जाएगी? ये कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट के इस साइड लिखेंगे डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? फंड फ्लो स्टेटमेंट के इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का सोर्स ऑफ फंड है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, अभी बताती हूँ। यहाँ तक समझ आया? नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको दोबारा से शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अब देखो अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, ये तो श्योर है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही जाएगा, लेकिन जाएगा किस साइड? हम उसको लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड की साइड। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, इधर होता है सोर्स ऑफ फंड, इधर होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो यहाँ लिखेंगे, और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो कहाँ लिखेंगे? सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। अब अगर आप नहीं समझ आ रहा कि कैसे आया कैसे नहीं आया, तो मैं आपको एक ट्रिक सी बता देती हूँ याद करने की। देखो डी से डिक्रीज और डी से डेबिट, हालांकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कोई डेबिट और क्रेडिट नहीं होता क्योंकि वो एक अकाउंट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हम अपनी याद करने के लिए एक ट्रिक सी बना लेते हैं कि ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। अगर वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज है तो डेबिट साइड में जाएगा। किसका डेबिट साइड है? ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का। हम मान रहे हैं लेकिन है नहीं डेबिट साइड क्योंकि वो स्टेटमेंट है। तो वर्किंग कैपिटल के, अगर वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट में लिखेंगे, और अगर वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्रीज है तो हम कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट साइड में, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिख देंगे। ये समझाने की बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो कहाँ जाएगा? बताओ कहाँ जाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में जाएगा। और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्स ऑफ फंड साइड जाएगा। ठीक है, अब देखो एक छोटी सी बात है, वैसे तो देखो सबको समझ है, सबको पता है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अगर करंट एसेट्स बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल कम होगी या बढ़ेगी? करंट एसेट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। कैसे? मान लो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है हमारे पास करंट एसेट्स, अब जगह की कमी है अपने पास थोड़ी सी, चलो यहाँ बता देती हूँ, ये समझ आएंगे ना, यहाँ पर बता देती हूँ। देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब मान लो हमारे पास करंट एसेट्स कितनी की थी? 100 की, और करंट लायबिलिटी कितनी की थी? 20 की। वर्किंग कैपिटल कितनी बच गई? 80 की। मैंने क्या लिखा? करंट एसेट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है। करंट एसेट्स के बढ़ने से, करंट एसेट्स बढ़ा दी मैंने, अब देखते हैं करंट एसेट्स के बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी क्या? 120 माइनस 20 कितना बढ़ गया? बच गया 100। करंट एसेट्स के बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई। अब मैंने नेक्स्ट क्या लिखा? करंट एसेट्स के कम करने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। करंट एसेट्स को मैंने 100 से कितना कर दिया? 80 कर दिया।
करंट एसेट्स को पहले 100 था, मैंने अब की बार 80 कर दिया। करंट एसेट्स के कम करने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है, 80 में से 20 गई 60। करंट एसेट्स को कम किया, उससे वर्किंग कैपिटल कम होगी। समझ आए? फिर नेक्स्ट क्या बोला इसने कि करंट लायबिलिटी के बढ़ाने से वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। अब की बार करंट लायबिलिटी को बढ़ाना है। पहले हमारे पास करंट लायबिलिटी 20 की थी, मान लो 40 की कर देते हैं। करंट लायबिलिटी के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम हो गई हमारी, देखो 80 से 60 पे आ गई। नेक्स्ट इसने क्या बोला कि करंट लायबिलिटी के कम करने से वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। करंट लायबिलिटी पहले 20 की थी, मान लो 10 की कर दी। करंट लायबिलिटी के कम करने से वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 80 से 90 हो गई। समझ आ गया? ये रटने वाली बात नहीं है, अगर रटेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में। आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस आप इस तरीके से रख के भी देख सकते हो। करंट एसेट्स बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। करंट एसेट्स कम, वर्किंग कैपिटल कम। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। करंट लायबिलिटी कम हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। फॉर्मूला याद रख लेना बस, ये सबको याद है, मेरे को पता है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। ये डी से डिक्रीज वाला और डी से डेबिट वाला याद रख लेना। सबको पता है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो डेबिट पोर्शन है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो डी से डेबिट, डी से डिक्रीज। अब मैंने यहाँ पर स्टार लगा के छोड़ दिए थे 2 वर्ड, प्रोविजन ऑफ टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड। अब बात आती है प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है। मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड कंपनी की कंटीजेंट लायबिलिटी होता है, उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं। नोट्स ऑफ अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। मैंने आपको ये बताया था। अब मैंने उसी प्रोपोज्ड डिविडेंड को कहाँ शो कर दिया? कंपनी की कहाँ शो कर रखा है? मैंने तो उसको करंट लायबिलिटी मान लिया। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में बताया था कि प्रपोज्ड डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी है, और आज मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में बोल रही हूँ कि प्रपोज्ड डिविडेंड एक करंट लायबिलिटी है। कैसे? इसका कंसेप्ट बताती हूँ आपको। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड, इन दोनों को करंट लायबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं हम क्यों इसको करंट लायबिलिटी मान रहे हैं? देखो, दोनों के दोनों कहाँ शो कर रखे थे? अपने को स्टेटमेंट दे रखा था बैलेंस शीट का, अपने को बैलेंस शीट दे रखी थी, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नीचे यहाँ शो कर रखा था प्रोविजन फॉर टैक्स, और नीचे शो कर रखा था प्रपोज्ड डिविडेंड। ये पहले से क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है, यानी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों के दोनों कंपनी की बैलेंस शीट में शो हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, बस यहाँ इतना बता रही हूँ कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड दिए हैं, कंपनी की बैलेंस शीट में पहले से क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो उसको करंट लायबिलिटी ही कंसीडर करना है। रीज़न क्या है उसको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। अभी इतना ध्यान रखना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखे हैं, तो वो कंपनी के हमें करंट लायबिलिटी ही कंसीडर करना है 100%। फिर ये प्रपोज्ड डिविडेंड वाला कंटीजेंट लायबिलिटी वाला क्या रोल है, अभी जब नेक्स्ट स्लाइड करवाऊंगी आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना जितना मैंने बताया था कि अगर कंपनी की बैलेंस शीट दी आपको क्वेश्चन में, और वहां पर अगर प्रपोज्ड डिविडेंड दिया है बैलेंस शीट के अंदर, तो उस प्रपोज्ड डिविडेंड को और प्रोविजन फॉर टैक्स को हम क्या कंसीडर करेंगे? करंट लायबिलिटी ही कंसीडर करेंगे, 100% श्योर। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखो, हम प्रपोज्ड डिविडेंड के कंसेप्ट को समझते हैं। आज के बाद आप कभी भी प्रपोज्ड डिविडेंड के कंसेप्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो, एक कंपनी है जिसने 31 मार्च 2024 को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। कब किए हैं? 31 मार्च, ध्यान से देखना। 31 मार्च 2024 को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, ठीक है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किए ना, उस टाइम पर प्रपोज्ड डिविडेंड डिसाइड किया गया।
उस टाइम पर क्या डिसाइड किया कि भाई इतना कंपनी के, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन तैयार करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया गया। तब ये डिसाइड किया गया कि कंपनी कितना प्रपोज डिविडेंड देगी, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, यानी ये प्रपोज डिविडेंड है, अनुमान लगाया है कितना डिविडेंड देगी। प्रपोज डिविडेंड कौन सा है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि कंपनी इतना डिविडेंड देगी, सिर्फ अनुमान लगाया गया है, सिर्फ अनुमान लगाया है कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ करेंगे, फाइनल नहीं हुआ है। उस टाइम पर इसको कंसीडर करेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो 31 मार्च 2024 को जब फाइनल अकाउंट तैयार हुए तो स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बना, कंपनी की बैलेंस शीट भी बनी। कंपनी की बैलेंस शीट बनी तो प्रपोज डिविडेंड के नाम पर बोले गए कि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए प्रपोज डिविडेंड के नाम से डिसाइड कर दिए। किसने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया। अभी तक कंपनी के शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर ने अभी तक अपनी रजामंदी नहीं दी है। कितना डिविडेंड देंगे, प्रपोज डिविडेंड देंगे 5 लाख का। उस टाइम पर क्या इस डिविडेंड को कंपनी की बैलेंस शीट में शो करेंगे? उस टाइम पर 31 मार्च 2024 को जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए थे, अभी तक कंपनी की एजीएम नहीं हुई है। कंपनी की एजीएम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होने के 6 महीने के अंदर होती है। 6 महीने बाद जब कंपनी की एजीएम होगी, उसमें डिसाइड करेंगे कि डिविडेंड कितना देंगे। तब तक ये डिविडेंड प्रपोज्ड डिविडेंड कहलाता है, यानी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो इस दिन जब फाइनल अकाउंट तैयार किए गए तो क्या इस डिविडेंड को कंपनी की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में लिखा या नहीं? आपका आंसर आएगा नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाया गया है। सिर्फ ये क्या है, ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में कोई इवेंट अक्कर होगी, उस टाइम पर डिसाइड होगा कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे। उस टाइम पर किस टाइम पर 31 मार्च 2024 के दिन इस प्रपोज्ड डिविडेंड को कंटीजेंट लायबिलिटी कंसीडर करेंगे। फिर से बताती हूँ, जब कंपनी के बैलेंस शीट तैयार की कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L तैयार किए गए, कब? एंडिंग ऑफ ईयर पर तैयार किए गए। उस टाइम पर हमने मतलब कंपनी ने डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तब तक इस डिविडेंड को फाइनल नहीं किया गया। ये डिविडेंड कब फाइनल होगा? फ्यूचर की किसी इवेंट पर फाइनल होगा, फ्यूचर की किसी इवेंट पर फाइनल होगा। इसलिए हमने देखो कंटीजेंट लायबिलिटी कौन सी है? कंटीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती हैं जो फ्यूचर में किसी इवेंट के अक्कर होने पर डिपेंड होती हैं। अगर फ्यूचर में कोई घटना घटेगी तब डिसाइड होगा कि वो लायबिलिटी है या नहीं। अभी तक तो फिक्स नहीं है ना, अभी तक फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इस प्रपोज्ड डिविडेंड को हम कंटीजेंट लायबिलिटी में शो करते हैं। अब बाद में इसको करंट लायबिलिटी में कैसे शो कर देते हैं वो देखते हैं। आफ्टर 6 मंथ क्या होती है? कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L और कंपनी के बैलेंस शीट, यानी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पांचों, कंपनी के पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी कंपनी। साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, साथ में डायरेक्टर की रिपोर्ट होती है। अगर ऑडिटर और डायरेक्टर को अपॉइंट किया है तो उसकी भी रिपोर्ट होती है। ऐसे करके कम से कम 7 या 8 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी की एजीएम में प्रेजेंट करने होते हैं। जैसे ही ये कंपनी के एजीएम में प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पर अपने को टॉपिक देखना है इस प्रपोज्ड डिविडेंड के चक्कर में। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए गए, कब किए गए? 31 मार्च का कोई रोल नहीं है अभी अपने पास एजीएम चल रही है। 31 मार्च 2024 के 6 महीने के बाद एजीएम हो रही है, सभी शेयर होल्डर बैठे हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए कि ये लो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डायरेक्टर की रिपोर्ट है, सब कुछ रिपोर्ट है, अपने को उससे डिस्कस नहीं करना, अपने को मतलब अपनी प्रपोज डिविडेंड से। तो कंपनी के शेयर होल्डर अब डिसाइड करेंगे कि ये जो डिविडेंड अनुमानित अमाउंट लगाई गई है कि 5 लाख रुपए देंगे, इस अमाउंट को वो हाँ करे या ना करे। जब कंपनी के शेयर होल्डर इस अमाउंट के ऊपर अपनी हामी भर देते हैं कि हाँ ये अमाउंट डिक्लेयर कर दो डिविडेंड के तौर पर, उस टाइम पर इस प्रपोज्ड डिविडेंड को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? करंट लायबिलिटी कंसीडर कर लेते हैं। और अब ये करंट लायबिलिटी ये तो है नहीं कि साल के बीच में हमने पहले प्रपोज्ड डिविडेंड को कंटीजेंट लायबिलिटी में शो कर दिया 31 मार्च 2024 को।
मीटिंग वाले दिन डिसाइड किया कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद कंटीजेंट लाइबिलिटी में से इरेज कर दिया और कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में हमने शो कर दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी की नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2025 को जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी ना, उस दिन हम इस प्रपोज डिविडेंड को, इस साल के प्रपोज डिविडेंड को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, कंपनी की करंट लाइबिलिटी में शो कर देंगे। अब मैंने जो बीच में लिखा था वो देखो, कंपनी के शेयर होल्डर अगर हामी भरेंगे तो इस प्रपोज डिविडेंड को क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। कभी भी शेयर होल्डर इस प्रपोज डिविडेंड को बढ़ा नहीं सकते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए बोला गया है उसको बढ़ा नहीं सकते, उसको घटा सकते हैं वो। जिस दिन शेयर होल्डर ने, यानी एजीएम वाले दिन शेयर होल्डर ने ये अपनी प्रेजेंस दे दी, अपनी हामी दे दी, उसी दिन से ये प्रपोज डिविडेंड क्या बन जाएगा, इसको नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। अब ये इस प्रपोज डिविडेंड को हामी मिल गई कि हाँ भाई ये डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ये डिविडेंड देखो, इस दिन ये डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड था, कंटीजेंट लाइबिलिटी था। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च 2025 को जब कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी नेक्स्ट ईयर की, उस दिन इसी अमाउंट को क्या शो कर देंगे, उस दिन इसी अमाउंट को इस दिन की कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी उनकी करंट लायबिलिटी में शो करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। फिर आप बोलोगे कि अगर 31 मार्च 2025 को फिर से ये ऐसा प्रपोज्ड डिविडेंड फिर से डायरेक्टर डिसाइड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, हाँ ऐसे ही चलेगा। इस दिन क्या करेंगे, ये तो देखो, ये तो पिछले साल का डिविडेंड था जो इस साल कंपनी की करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। जो इस साल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, वो 31 मार्च 2026 की जो बैलेंस शीट बनेगी ना, यहाँ की बैलेंस शीट में तो वो कंटीजेंट लायबिलिटी ही रहेगा। जब 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट बनेगी उस दिन यहाँ जो डिविडेंड डिसाइड किया था वो डिविडेंड वहाँ पर उस टाइम करंट लायबिलिटी बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद प्रपोज डिविडेंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ तो ज़रूर बताना आप। इसके नेक्स्ट बाद हम बताएंगे कौन सा टॉपिक एक बचा हुआ हमारे पास, फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा क्या है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर फिनिश अपना टॉपिक। अब हम देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का परफॉर्मा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये साइड है सोर्स ऑफ फंड, यानी पैसा कहाँ से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड या फिर बोल सकते हैं कि यूज ऑफ फंड, यानी पैसा कहाँ यूज किया है, पैसा कहाँ से आया है और पैसे को कहाँ यूज किया गया है। अब बिजनेस में पैसे आने के देखो, मैंने जहाँ अंडरलाइन किया है उनको मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले देखो इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी ने क्या कर दिए, शेयर इशू करिए। शेयर इशू करने की वजह से कंपनी को पैसा मिला। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करने से कंपनी को क्या मिला, पैसा मिला, यानी सोर्स ऑफ फंड में आएगा। कंपनी ने क्या कर लिया, लोन रेज कर लिया, यानी बाहर से लोन लिया कंपनी ने, सोर्स ऑफ फंड। कंपनी ने अपनी फिक्स एसेट्स को या इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, पैसा मिला कंपनी को। नॉन ट्रेडिंग कोई रिसिप्ट हैं तो भी कहाँ आएंगी, सोर्स ऑफ फंड में आएंगी। फिर डिक्रीज को छोड़ दो। अगर प्रिफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन कर दिया, पेमेंट कर दिया कंपनी ने, प्रिफरेंस शेयर्स की अमाउंट गया, पैसे का यूज हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड में, बाई बैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड या टैक्स। ध्यान रखना, पेमेंट अगर डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं और अगर टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो ये कहाँ आएंगे, यहाँ से पैसा जाता है कंपनी। ये कौन सी है, ये नॉन करंट नेचर की है। ये कौन सी है, ये नॉन करंट नेचर की लायबिलिटी है। और एक है इंक्रीजिंग को छोड़ दो। तो इसमें क्या आता है, इसमें सिर्फ कैपिटल, देखो सिर्फ कैपिटल का लिखा हमने। यहाँ पर कितनी चीज़ आएंगी, यहाँ पर कंपनी की दो बैलेंस शीट की कैपिटल, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटी में जितना चेंज हुआ है ना, सिर्फ उसी को शो करेंगे। मैंने किसको शो किया है, कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो बैलेंस शीट की कैपिटल में, नॉन करंट एसेट्स में और नॉन करंट लायबिलिटी में जो चेंज होता है ना, सिर्फ उस चेंज को शो किया है। चेंज का मतलब क्या है, जैसे कंपनी के जो हम 2 साल की बैलेंस शीट ले रहे हैं 2023 और 2024 को, मान लो पहले कितने शेयर्स थे, पहले थे 5 लाख के शेयर्स, अब कंपनी के हो गए 6 लाख शेयर्स कैपिटल में शो कर रखा है। अब देखो
पहले 5 लाख की कैपिटल थी, अब 6 लाख की कैपिटल होगी, यानी कंपनी ने शेयर इशू कर दिए। शेयर इशू करने की वजह से ही तो कंपनी के पास और कैपिटल हुई। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर जितना इशू किया है उस अमाउंट को लिखेंगे। तो कह ले दो बैलेंस शीट में कैपिटल में जितना चेंज हुआ, नॉन करंट एसेट्स में और नॉन करंट लायबिलिटी में जितने भी ट्रांजेक्शन है इसमें जो सिर्फ चेंज को लिखेंगे। ठीक है, अब बात आती है, देखो फंड फ्लो ऑपरेशन कहाँ से आया। मैंने जब बताया था कि एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टेड P&L अकाउंट से क्या आएगा, एडजस्टेड P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर निकला था हमारे पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन। उस फंड फ्रॉम ऑपरेशन को पैसा आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन यानी बिजनेस के ऑपरेशन से पैसा मिला बिजनेस को, उसको कहाँ लिखेंगे, सोर्स ऑफ फंड में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस था, रेयर ही चांस होगा कि नेगेटिव बैलेंस आएगा। यानी फंड जब कंपनी का अपन क्या बनाते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाते हैं, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकलता है अपना किसका, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। रेयर चांस होगा कि नेगेटिव बैलेंस आए, अगर नेगेटिव बैलेंस आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आ जाएगा। ठीक है, बट नहीं आता है। हमारे पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन का पता चल गया। अब आता है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहाँ से आए। ये आए थे, एक स्टेटमेंट बनाया था हमने इससे पहले वाला, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग कैपिटल में जो चेंज हो रहा है उसका स्टेटमेंट बनाया था। अगर वहाँ पर आता है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो जाएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट वर्ड सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रही हूँ, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड में। और अगर आएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो कहाँ जाएगा, सोर्स ऑफ फंड में। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, डी से डिक्रीज, अगर ध्यान ना रहे तो। वैसे तो देखो समझ आ गया होगा, इतनी देर से मैंने आपको समझाया है, फिर भी ना ध्यान रहे, पेपर के टाइम पे प्रेशर बनता है बच्चों पे। अगर फिर भी ध्यान नहीं रहे तो डी से डेबिट मान लेना इस साइड को और डी से डिक्रीज, सिर्फ ट्रिक कही और कुछ नहीं। डी से डेबिट और डी से डिक्रीज। क्वेश्चन आएगा कि अगर कंपनी का डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, अगर कंपनी में डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसको कहाँ शो करेंगे, उसको कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो, क्या फंड फ्लो स्टेटमेंट को इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फिर और भी फॉर्मेट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के 2 फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट है अपने पास रिपोर्ट, क्या है, पहला फॉर्मेट है रिपोर्ट फॉर्मेट और दूसरा हमारे पास अकाउंट फॉर्मेट बोल दो या फॉर्म बोल दो। यानी फॉर्म ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट 2 फॉर्म हो सकते हैं, रिपोर्ट फॉर्म और दूसरा अकाउंट फॉर्म। अकाउंट फॉर्म में तो हमने तैयार कर दिया, देखो ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। अगर अकाउंट होता हम तो मैं यहाँ पर टू वर्ड यूज करती, यहाँ पर मैं क्या वर्ड यूज करती, बाई। बट ये अकाउंट नहीं है इसलिए मैंने टू और बाय नहीं लगाया, बस कि इसको एक अकाउंट फॉर्म में शो किया गया है। अकाउंट फॉर्म ऐसे होता है, देखो इस साइड सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये कौन सा फॉर्म है, ये अकाउंट फॉर्म है। दूसरा है रिपोर्ट फॉर्म में कैसे शो करेंगे, सबसे पहले ऊपर सोर्स ऑफ फंड को शो करेंगे और नीचे करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड को, ये रिपोर्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ऊपर लायबिलिटी एंड कैपिटल को शो करते हैं और नीचे कंपनी की एसेट्स को शो करते हैं, वैसे सेम फॉर्मेट है, यानी वर्टिकल फॉर्मेट एक तरीके से, ये ओरिजेंटल है। जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थी बताने वाली वो ये कि कंपनी का जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसके दोनों साइड का इक्वल क्या आएगा, जोड़ क्या आएगा, इक्वल आएगा। दोनों साइड का जोड़ इक्वल आएगा और ये प्रूफ करेगा कि कंपनी की जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाया गया है। यानी हम सोल्व करेंगे कंपनी का जो क्वेश्चन, तो उस टाइम पर अगर इसका बैलेंस इक्वल आता है तो क्वेश्चन बिल्कुल राइट है हमारा। एक बात और बताने की थी, देखो कंपनी की बैलेंस शीट भी देते हैं, अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है ना अपने को तो कंपनी की बैलेंस शीट भी मिलेगी और साथ में अगर थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन हुई तो स्टेटमेंट ऑफ P&L की भी मिलेंगी। तो अगर हम किसको बना रहे हैं, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, अगर हम शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आएंगी। उसको कहाँ से उठाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट से उठा लेंगे। लेकिन बताने की बात ये थी कि कंपनी की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कंपनी की बैलेंस शीट के नीचे और स्टेटमेंट ऑफ P&L के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उन एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंपनी के शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कंसीडर नहीं करेंगे, चाहे प्रपोज डिविडेंड ही क्यों न दे रखा हो। अगर प्रपोज डिविडेंड एडिशनल में दे रखा है, अगर प्रपोज डिविडेंड कंपनी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, इसका मतलब वो करंट ईयर का डिविडेंड है और करंट ईयर का डिविडेंड
अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में शो है तो करंट ईयर का है, क्योंकि अगर वो प्रीवियस ईयर का होता तो उसको हम कंपनी की बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी मान चुके होते। तो चाहे कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे टैक्स की हो, चाहे कंपनी की प्रपोज डिविडेंड की, कंपनी के शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कोई लेना देना नहीं है उन ट्रांजेक्शन का, कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे टैक्स शो कर रखा हो, चाहे प्रपोज डिविडेंड, वो प्रपोज डिविडेंड इस साल का डिविडेंड है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी है बिजनेस की। अगर वो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता तो कंपनी की बैलेंस शीट में शो होता, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फिर आप बोलोगे कि अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करना था तो फिर दी क्यों? देखो, कंसीडर करना पड़ेगा। किन में? फंड फ्लो स्टेटमेंट, और एक और छोटा सा नोट्स बनाते हैं हम, एडजस्टेड P&L अकाउंट। उसमें हम क्या एडजस्ट करेंगे, कैसे शो करेंगे। अब मान लो कि कोई एसेट्स है, जैसे यहाँ पर फिक्स एसेट्स दे रखी है और किसी फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन दे दिया। वहाँ पर हमें यहाँ पर फिक्स एसेट दे रखी थी मशीनरी, और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो हम क्या करेंगे, मशीनरी की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को लेस करके फिर यहाँ पर मशीनरी की सेल वैल्यू दिखा देंगे। बात कहने की है कि सिर्फ एडजस्टेड P&L अकाउंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उन एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे, शो कर देंगे। माइनस करना वो माइनस करेंगे, ऐड करना वो ऐड करेंगे। लेकिन शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं शॉर्ट वीडियो में आपका वो डाउट भी दूर कर दूँगी। थैंक यू।